जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 21 में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इसको पहले मैट्रिक में आपने थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने फिर से डिटेल में एफएससी में इसको सीखना है बच्चों। और इस टॉपिक का नाम होता है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ क्या है? इससे पहले ना कल मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी का एक फिनोमेना समझाया था। हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना बच्चों, रेडियो एक्टिविटी जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो एलिमेंट्स कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, उनका न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस के टूटने से देखो, अनस्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि उनका न्यूक्लियस टूट जाएगा, उनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब भी यही होता है, इसको डिके भी कहते हैं। डिके, न्यूक्लियस का टूट जाना, डिसइंटीग्रेट होना, डिके होना, ये सब का मतलब सेम है। उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, और उन रेडिएशंस के निकलने की वजह से कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गैमा क्या होता है। जब ये रेडिएशंस निकलती हैं ना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियस पहले वाला न्यूक्लियस नहीं रहता, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट, या न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना, या न्यूक्लियस का डिके करना। पेरेंट एलिमेंट किसी डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकले तो वो यूरेनियम नहीं रहेगा, फिर वो रेडियम रेडोन बन जाएगा। थोरियम से बीटा पार्टिकल निकले तो वो थोरियम नहीं रहेगा, फिर वो प्रोटेक्टेनियम बन जाएगा। ऐसे। अच्छा बच्चों, ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, मैंने कल आपको बताया था कि ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये एक रैंडम है, इसकी कोई तरतीब नहीं होती। जिस एलिमेंट का, जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो क्या वो टूट जाएगा? आंसर है ये कन्फर्म नहीं है कि वो न्यूक्लियस टूट जाएगा। देखो, न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कौन सा न्यूक्लियस कब टूटेगा, कब डिके करेगा, कब डिसइंटीग्रेट होगा, कब वो न्यूक्लियस रेडिएशंस को बाहर निकालेगा, ये हम नहीं कह सकते बच्चों। ये रैंडम प्रोसेस होता है, ये रैंडम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो आपने देखा पल भर में सारा का सारा सब्सटेंस ही डिसइंटीग्रेट हो गया, डिके कर गया। नहीं, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना रैंडम होता है। और ये नॉन सिमेट्रिकल है, कल भी बताया था, नॉन सिमेट्रिकल। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, इस फिनोमेने में कोई सिमेट्री नहीं है। नॉन सिमेट्रिकल, ये नॉन सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। हम देखते हैं तो एक सेकंड में अगर 10 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुए हैं, डिके हुए हैं, तो अगले सेकंड में कोई भी नहीं हुआ। अगले 10 सेकंड तक देखा, कोई भी नहीं हुआ। अगले 20 सेकंड तक देखा, कोई नहीं हुआ। फिर 1 घंटे बाद देखा, फिर 50 हो गए हैं। फिर उसके बाद 5 घंटे कोई नहीं हुआ। तो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेने में एक तो ये रैंडम प्रोसेस होता है, मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी। रेडियो एक्टिविटी रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, नॉन सिमेट्रिकल है। ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। दुनिया का वाहिद प्रोसेस ऐसा है जिसका डिपेंडेबिलिटी फैक्टर कोई नहीं है। अच्छा, अब इसीलिए तो बच्चों हमने एक टर्म बनाई है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? देखें, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव फिनोमेने को ही तो एक्सप्लेन करती है। मतलब इसका क्या है? देखो, हर न्यूक्लियस की एक लाइफ होती है बच्चों। जैसे मिसाल के तौर पर देखो ना, ये आपके पास एक थोरियम था, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा था बच्चों। ये हमारे पास ये एक एलिमेंट था, क्या नाम है इसका, थोरियम 9234। ये हमारे पास एक एलिमेंट था थोरियम 9234। इसमें से बीटा एमिशन होती है, ठीक है जी, इसमें से बीटा एमिशन होती है, बीटा पार्टिकल इसमें से निकलता है। ये बीटा होता है -1 और 0। तो पीछे जो एलिमेंट बचेगा वो एलिमेंट प्रोटेक्टेनियम है। हाँ जी, अगर बीटा नेगेटिव हो तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है 91, एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 234। अब देखो ना, थोरियम के न्यूक्लियस की एक ज़िंदगी तो थी ना, कुछ देर ये थोरियम रहा, उसके बाद जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो फिर ये थोरियम नहीं रहा, फिर ये प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। देखो, जिस न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस अगर डिके कर जाए, अगर कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसी का तो मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस ख़त्म हो गया, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। अब इस थोरियम की लाइफ है कितनी, कितनी देर तक ये थोरियम का न्यूक्लियस ज़िंदा रहा है, हम नहीं बता सकते। देखो, सिर्फ एक न्यूक्लियस के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। देखो ना, ये मेरे पास एक थोरियम का न्यूक्लियस है, ये देखें, ये भी थोरियम है, ये मेरे पास एक थोरियम का दूसरा न्यूक्लियस है। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने देखो, ये भी मेरे पास सपोज थोरियम है TH, ये भी मेरे पास थोरियम है TH। मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों न्यूक्लियस में से ये जो एक न्यूक्लियस था ना, ये
1 मिनट के अंदर अंदर मैंने देखा कि ये न्यूक्लियस डिके हुआ, प्रोटैक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया, इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ये मर गया 1 मिनट। तो फिर इसका मतलब है इसकी लाइफ कितनी हुई? तो आंसर है 1 मिनट। इस न्यूक्लियस की ज़िंदगी 1 मिनट हुई, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में मैंने देखा कि थोरियम का जो न्यूक्लियस है वो प्रोटैक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा न्यूक्लियस में तो थोरियम का है, मैंने इसको देखा तो ये डिके नहीं हुआ। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, पूरा दिन गुजर गया, पूरा हफ्ता गुजर गया, पूरा महीना गुजर गया, पूरा साल गुजर गया, 20 साल बचपन में मैंने देखा था, अभी भी 20 साल हो गए हैं, ये न्यूक्लियस अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है। ऐसा होता है बच्चों, ये कहानी नहीं है, ये होता है। भले कि किसी एक एलिमेंट का, किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस आपकी आंखों के सामने डिके हो जाए, और भले ऐसा हो कि वो न्यूक्लियस सारी ज़िंदगी आपके सामने पड़ा रहे, वो डिके ना हो। हाँ, इतना पक्का है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा ना, जैसे थोरियम का 90 है, ये रेडियो एक्टिव हैं, ये कुदरती तौर पर अनस्टेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टूट ही जाएंगे। कब कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा ये सारा नेचुरल है, हमें नहीं पता। किस न्यूक्लियस की कितनी ज़िंदगी होगी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं बच्चों, हम नहीं बता सकते। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एग्जैक्ट लाइफ इस दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एग्जैक्ट लाइफ बता सके, एग्जैक्ट ज़िंदगी बता सके कि ये कितनी देर ज़िंदा रहेगा, हम नहीं बता सकते। हमें इतना पता है कि इस न्यूक्लियस ने टूटना है, भले वो 1 मिनट में टूट जाए या 10 सालों में टूटे या 20 सालों में टूटे, हमें नहीं पता, लेकिन वो टूटेगा ज़रूर, क्योंकि वो 82 से ज़्यादा है, अनस्टेबल है। फिर हमने पता क्या किया, देखिए बच्चों, अब मेरे पास थोरियम के ना बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये मेरे पास एक डब्बा था, उस डब्बे के अंदर ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर फ़र्ज़ करें कि ये थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके मेरे पास फ़र्ज़ करें कि 100 न्यूक्लियस पड़े थे। अब बच्चों एक एक न्यूक्लियस को तो देख नहीं सकता मैं कि ये कब टूटेगा, इसकी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी, ये कब मरेगा। हम पता क्या करते हैं, हम एक तादाद ले लेते हैं, उस पूरी तादाद को पहले गिनते हैं, इसमें कितने न्यूक्लियस, हमें पता चले इसके 100 न्यूक्लियस हैं, इसमें 100 न्यूक्लियस है। हमने टाइम नोट किया, घड़ी स्टार्ट की, हमने टाइम देखा, टाइम गुजरता गया। वो टाइम जिसमें 100 न्यूक्लियस में से पीछे सिर्फ 50 बच गए, 50 ख़त्म हो गए। बच्चों एक एक न्यूक्लियस की ज़िंदगी को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, वो तो हम पढ़ ही नहीं सकते किसकी लाइफ कितनी है। हम ओवरऑल पता है क्या देखते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, कितने टाइम के बाद वो जो अमाउंट है वो बिल्कुल आधी रह जाएगी। ये 100 न्यूक्लियस है तो कितने टाइम के बाद 50 रहे। अगर फ़र्ज़ करें कि 100 न्यूक्लियस है और मैंने देखा कि 1 घंटे के बाद 100 में से ये 50 रह गए हैं, तो हम कहेंगे कि थोरियम की हाफ लाइफ, यानी वो लाइफ, वो ज़िंदगी जिसमें थोरियम की मिकदार बिल्कुल आधी रह जाती है, वो 1 घंटा। तो हाफ लाइफ फिर क्या है? हाफ लाइफ होती है द टाइम पीरियड इन विच, वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ एटम्स आर डिके, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आधी तादाद डिके हो जाती है, आधी तादाद डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पीछे आधी बच जाती है। ठीक है बच्चों, वो टाइम पीरियड जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ अमाउंट, आधी तादाद उसकी डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिके हो जाए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। दिस इज़ नोन एज हाफ लाइफ। बच्चों ये ऐसे ही है जैसे किसी शहर की, फ़र्ज़ करें किसी शहर की आबादी है 1 करोड़, मिसाल दे रहे हैं, किसी शहर की आबादी 1 करोड़ है, हम कहते हैं कि उस शहर में से ऑन एवरेज रोज़ 10 लोग मरते हैं। 1 करोड़ में से बच्चों 10 लोग रोज़ मरते हैं। अब अगर उस शहर की आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़ अगर उसकी आबादी है, कोई बता सकता है अगर रोज़ 10 लोग मरते हैं तो क्या दुनिया में कोई शख्स बता सकता है कि रोज़ कौन से वाले 10 मरेंगे? नाम लेके कोई बता सकता है कि 1 करोड़ की आबादी में से ये पीर वाले दिन ना ये रशीद फोत होगा, जुल्करनैन होगा, कबीर होगा, अहमद होगा, अली होगा, ऐसे नाम लेके कोई बता सकता है? नहीं, हम कहते हैं कि ऑन एवरेज रोज़ 10 मरते हैं। अब कोई से भी 10 हो सकते हैं बच्चों। इसी तरह से सेम इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, मुझे नहीं पता कौन से मरेंगे, मैं कहूँगा कि इतने टाइम के बाद आधे रह जाएंगे बस, ये पक्का। अगर किसी की हाफ लाइफ मुझे पता चल गई है ना
जैसे फ़र्ज़ करें कि यूरेनियम की हाफ़ लाइफ है, मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, फ़र्ज़ करें 5 घंटे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जितना यूरेनियम लोगे ना, जितना अमाउंट में यूरेनियम लोगे, 5 घंटे के बाद उसकी टोटल आधी तादाद रह जाएगी। अब अगर कोई कहे कि सर निशान लगा के बताएं कि कौन कौन सा न्यूक्लियस मरेगा, कौन कौन सा बचेगा, वो नहीं हम बता सकते। इन सारे न्यूक्लियस में से कोई से आधे मर जाएंगे, आधे बच जाएंगे, आधे डिके हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, आधे लेफ़्ट बिहाइंड पीछे बच जाएंगे। ये टाइम पीरियड हाफ लाइफ कहलाता है। लेकिन हम नॉमिनेट नहीं कर सकते कौन का न्यूक्लियस टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा। जैसे हम किसी शहर में अगर रोज़ 10 लोग मरते हैं तो हम नॉमिनेट नहीं कर सकते कि कौन से 10 मरेंगे, बट जो है ना वो कौन से बाकी ज़िंदा बचेंगे पीछे। सारी बात है, एक टाइम गुजरने के बाद इस शहर की आबादी भी तो आधी हो ही जाएगी। तो रोज़ 10 लोग मरते हैं, हम ये नहीं बता। जैसे मिसाल के तौर पर अब कोरोना चल रहा है, कहते हैं लाहौर शहर में उसकी परसेंटेज 20 है, 20% की 20% कोरोना जो है ना वो लाहौर शहर में चल रहा है, लाहौर सिटी में। अगर 20% कोरोना के हिसाब से बढ़ रहा है, रोज़ कल 135 लोग मरे हैं, कोई नाम लेके बता सकता है कि लो जी कल के दिन ये फ़लाँ नाम का शख्स मर जाएगा। अब कोरोना हुआ है 10,000 लोगों को, उनमें से 135 मरे, तो 10,000 में से कौन से 135 मरे हमें नहीं पता। तो हम कह देते हैं भी रोज़ पाकिस्तान में ऑन एवरेज कोरोना की वजह से 100 बंदे मर रहे हैं। अब कोरोना की वजह से जो 100 मर रहे हैं वो कौन कौन से 100 हैं ये नहीं बता सकते, कोई से 100 मरेंगे। अब यही तो दुनिया में किसी भी चीज़ की ज़िंदगी का फ़ैसला कुदरत ने अपने हाथ में रखा, भले वो ज़िंदगी इंसानों की हो, भले वो ज़िंदगी एटम्स की, न्यूक्लियस की हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हो। किसी भी चीज़ की लाइफ जो होती है ना, लाइफ को डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं, ना हम डिसाइड कर सकते। लाइफ को डिसाइड करने वाली जो ताकत है वो कुदरत है, उसने ये अपने हाथ में रखा है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की उम्र भी, ये सब कुछ भी उस कुदरत ने अपने हाथ में रखा है। तो हम सिर्फ स्टडी करते हैं वो टाइम जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तादाद आधी रह जाती है, आधी ख़त्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलते हैं। कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। हाँ जी, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है, देखें 2 रिज़ल्ट हम निकालते हैं, नतीजे निकालते हैं हाफ लाइफ से। नंबर 1, पहला जो नतीजा हम निकालते हैं वो ये है, कोई भी एलिमेंट मुकम्मल तौर पर डिके नहीं होता। नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके। नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकता। बच्चों, एक मखसूस टाइम गुजरने के बाद तादाद आधी होगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी की हाफ लाइफ 1 घंटा है तो 1 घंटे बाद सारे ही ख़त्म हो जाए। नहीं, 1 घंटे बाद वो आधे होंगे। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल डिके नहीं होता, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को मुकम्मल डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड। इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड, infinite time required for any radioactive substance infinite time required the infinite time required for any radioactive material रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉर कंप्लीट डिके। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पर बच्चों डिसइंटीग्रेट या डिके नहीं होता। किसी भी एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए? इन्फिनिट। कैसे? और बच्चों, हर हाफ लाइफ के बाद आधे एटम डिके होते हैं, आधे बच जाते हैं। आधे एटम डिके हो जाएंगे, आधे बच जाएंगे, मुकम्मल तो नहीं जाएगा। अच्छा, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आंसर है इन्फिनिट। कैसे?
आपके पास एक एप्पल है, एप्पल, ये आपके पास एक एप्पल है। मैं आपको ये कहता हूँ, मैं ये समझाने लगा, मैं आपको ये कहता हूँ कि रोज़ आधा खाना है, आधा छोड़ देना है। बताओ कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये एप्पल? आप कहेंगे, सर जज्बात में आ गए कि सर हम तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। मैं कहूँगा कैसे? आप कहेंगे सर आधा खा लिया, आधा बच गया, अगले दिन फिर खा लिया। ओ बच्चों, मैंने ये कहा है कि हर रोज़ आधा खाना। आधे का मतलब ये है कि पहले दिन आपने इसको आधा किया, आधा खा लिया आपने, आधा बच गया। ये जो पीछे आधा बच गया ना, इसको अगले दिन फिर आधा किया आपने, फिर आधा खा लिया आपने, आधा बच गया। ये जो आधा बच गया अगले दिन फिर इसको आधा करना, फिर आधा खा लेना, आधा बच गया। चलते 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 बच्चों एंड पर आपके पास एक नुक्ते जितना सेब बच जाएगा। और एक नुक्ते में 20 लाख आइटम होते हैं बच्चों, एक नुक्ते में 20 लाख आइटम होते हैं। आपने इसमें से 10 लाख आइटम खा लेनी है, 10 लाख बच जाएंगे। फिर उस 10 लाख आइटम में से 5 लाख आइटम सेब के खा लेनी है, एप्पल के 5 लाख बच जाएंगे। फिर 2.5 लाख खाने हैं, 2.5 लाख बचेंगे। मुझे बताओ सेब को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे? आप तो कह रहे थे सर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और ये तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक जाए। और किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को सिंगल एटम तक लाने के लिए ना, सिंगल एटम तक लाने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं इन्फिनिट टाइम लगेगा। बच्चों सिंगल एटम तक लेके आना है, एटम बहुत छोटी चीज़ है। देखो ना, सेब का एक छोटा सा टुकड़ा नुक्ते के बराबर है, उसमें 20 लाख आइटम है, उसमें से 10 लाख खाने हैं आपने। तो एक सेब को अगर रोज़ आधा खाया जाए तो हमें इन्फिनिट टाइम लगेगा उस सेब को ख़त्म करने के लिए। सेम ऐसे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए होता है। अच्छा, अब उसके बाद एक और कंक्लूजन है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स। बच्चों फ़र्ज़ करें ये है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, डेल्टा एन। दिस इज़ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। कहता पर सेकंड कितने एटम्स डिके हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग। इसे कहते हैं, ये जो डेल्टा एन आवर टी है ना, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डेल्टा एन है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स बच्चों डेल्टा एन है। वो टाइम है जिसमें ये एटम्स डिके होते हैं, डेल्टा टी है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, चूँकि एटम्स जितनी ज़्यादा तादाद में शुरू में एटम्स मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा तादाद में डिके भी होंगे। बच्चों अगर 100 न्यूक्लियस थे तो एक हाफ लाइफ के बाद 100 का कितना बचेंगे? आधा, 50 ख़त्म हो जाएंगे, 50 बचेंगे। अगर न्यूक्लियस होंगी 1000, अगर 1000 न्यूक्लियस होंगे तो जारी बात है उनमें से 500 डिके होंगे, 500 बचेंगे ना, हाफ लाइफ उसकी, आधे डिके हो जाएंगे, आधे बच जाएंगे। इसका मतलब जितने ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे ना शुरू में, उतने ज़्यादा एटम्स डिके भी होंगे। तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। तो ये माइनस का साइन इसके साथ अक्सर लगा होता है, माइनस का साइन डिक्रीज़ को शो करता है। डिकेइंग है ना, ये एटम डिके हो रहे हैं, इसलिए हम इसको माइनस से शो करते हैं। यहाँ से बच्चों आप इस माइनस डेल्टा टी को उधर ले जाएं तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन इंटू डेल्टा टी। कितने एटम्स डिके होंगे? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। शुरू में कितने एटम मौजूद थे, जितने ज़्यादा तादाद में एटम्स मौजूद होंगे उतने ज़्यादा डिके भी होंगे। तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। तो डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन इंटू डेल्टा। जी बच्चों, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में लेके आओ तो फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस, तो है यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा, ये आपके पास आ गया एन इंटू डेल्टा टी। बच्चों यहाँ से एन उधर ले जाएं ज़रा, ये एन को माइनस एन को पकड़ो, उधर ले जाओ, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये माइनस है, ये एन है, ये उधर गया, ये बन गया माइनस डेल्टा एन अपॉन एन आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर बच गया लैम्डा इंटू डेल्टा। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में आया तो कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। भी इसका नाम बताता हूँ क्या होता है। यहाँ से माइनस एन उधर गया, तकसीम हो गया, तो माइनस डेल्टा एन ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा टी आ गया।
ठीक है बच्चों, माइनस डेल्टा टी आ गया। यहाँ से डेल्टा टी भी उधर ले जाएं तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, ये डेल्टा टी भी उधर गया, माइनस डेल्टा एन अपॉन एन डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी। ये एक फार्मूला आपके पास बना है और ये फार्मूला क्या है, इसमें ये जो लैम्डा है ना, इस लैम्डा को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, ये इसका नाम होता है लैम्डा का, इसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। डीके एटम्स का डीके होना, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट होता किसके इक्वल है, डीके कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है। अब हम थोड़ा सा इसको ज़रा स्टडी करते हैं, डीके, व्हाट इज़ डीके कांस्टेंट। हाँ जी बच्चों, डीके कांस्टेंट किसके इक्वल,